इस वक्त दो बड़े अहम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इमरान रियाज खान, और ये मुश्तरका तौर पे हम वीलॉग कर रहे हैं। इसमें साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं। आप जानते हैं, सब लोग बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान में दिफाई नुक्ता नज़र से, पाकिस्तान की मौजूदा करंट अफेयर की सूरत हाल के हवाले से आप इनको सुनते रहते हैं। और इनके पास एक बड़ा वसी तजुर्बा है। पाकिस्तान के हर जिले में, हर जगह पे जाकर इन्होंने कवरेज की है। हर तरह के हालात का इन्होंने जायजा लिया, सियासी नुक्ता नज़र हो या दिफाई नुक्ता नज़र हो। साबिर शाकिर साहब की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। कासिम सूरी साहब, ये एक पॉलिटिकल फिगर है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के इस वीलॉग में, मेरे ख्याल में हम तीनों लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट कासिम सूरी है। वजह यह है कि हम बलूचिस्तान डिस्कस करने जा रहे हैं, और जब हम बलूचिस्तान को डिस्कस करेंगे और कासिम सूरी को डिस्कस करेंगे तो ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। और जिस जगह पे ये बड़े इंसिडेंट हुए हैं अभी हाल ही में, वहां कासिम सूरी साहब की जड़ जो है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, वो वहां पे है। तो मेरे ख्याल में इनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी शायद किसी के पास नहीं होगी। अब हम आगाज कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा मैं सिनेरियो आपके सामने रखता हूं कि एक बड़ी खौफनाक वेव आई है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि दहशतगर्दी की इस वेव को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है या उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। अच्छा, ये माजी में भी लोग शिकवा शिकायत करते रहे हैं कि जनाब गुड तालिबान होते हैं, बैड तालिबान होते हैं, बाद औक़ात दहशतगर्दी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद करवा देती है या उनके अपने मफादात होते हैं, वो खुद ही प्रॉक्सीज बनाते हैं। ये पुरानी शिकायत है। लेकिन इस मर्तबा ये इतना सारा खुलेआम हुआ और इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि अब कई पुलिस वाले ड्यूटी करने से इनकार कर रहे हैं। आज साबिर खान, जो आसिफ खान के भाई हैं, जो शहीद हुआ नौजवान, वो ये बताते हैं कि मेरे भाई ने 12 गोलियां खाई हैं और सामने से खाई हैं, और वहां पे पुलिस वाले रिजाइन कर रहे हैं, वो ड्यूटी करने से इनकार कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, ना कुमक भेजी, ना हथियार भेजे, ना गोलियां भेजी, उनका एम्यूनिशन खत्म हो गया। तो आप उनकी मदद करने के लिए नहीं आए, फिर लाशें उठाने के लिए भी नहीं आए, और फिर सियासत चमकाने के लिए आप आ गए। और जब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो आपने उनको एम्बुलेंसेस भी नहीं दी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कासिम सूरी साहब से कि ये कासिम भाई बताइए कि ये हुआ क्या, ये सारा मामला क्या था, ये जगह क्या है, इसका थोड़ा सा नक्शा खींचिए आम आदमी की आसानी के लिए कि ये सारा हुआ कैसे मुमकिन है। चारों तरफ वहां पे फौज और एफसी बैठी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल इमरान भाई, साबिर शाकिर भाई। देखें, बलूचिस्तान का मामला तो बहुत पुराना मामला है और हम सबको पता है कि बलूचिस्तान में जो है 5 से 6 फौजी ऑपरेशन हो चुके हैं। और पहला ऑपरेशन जो है वो 1948 में किया गया। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो है वो 1958 से लेकर 59 तक किया गया। तीसरा ऑपरेशन 1962 से लेकर 63 तक किया गया। फिर उसके बाद हम सबको पता है कि 1973 में जब वहां पर नैब की हुकूमत थी और किस तरह जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जो है वो नवाब अकबर बुगटी को चलती हुई एक हुकूमत, अख्तर मैंगल के वालिद वजीर आला थे अताउल्ला मैंगल, उनकी हुकूमत को खत्म किया और नवाब अकबर बुगटी को गवर्नर बनाया। और उसके बाद ये जो नैब के जितने भी सरकर्दा लीडरान थे, जिसके अंदर वली खान भी हो गए, उनको हैदराबाद जेल में बंद किया। 1973 से लेकर 77 तक ये ऑपरेशन चला। और उसके बाद जब नवाब अकबर बुगटी की शहादत हुई तो 2005 से 2006 और उसके बाद भी ऑपरेशन चला, फिर ऑपरेशन हो रहा है। तो हमारी किस्मत में जो है वो बलूचिस्तान के लोगों की तो ऑपरेशन ही है और गद्दारी का पहला तमगा पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही 1948 में दे दिया गया। और अब जो सूरत हाल हो चुकी है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है 2022 से, तो आप देख लें कि दहशतगर्दी तो तेजी से फैल रही है। और अब बदकिस्मती से जो कोयटा शहर जो कैपिटल है हमारा, और हन्ना उड़क बिल्कुल एक तफरीही हमारा इलाका है, एक वैली है और कोयटा छावनी से बिल्कुल नजदीक है। तो वहां पर जिस तरह अब ये अटैक कितनी हुआ देर है में पहुंच और जाते हैं वहां पे? अगर कोयटा से आप निकले हैं सेंटर से, तो कितनी देर में आप चले आप जाते हैं देखें, वहां? मैं आपको बताता हूं। पहले हन्ना झील है, वो फौजियों के कंट्रोल में है। हन्ना उड़क ऊपर से जो वली तंगी से जो पानी आता है, वली तंगी जो है वो फौज के कंट्रोल में है। और स्टेशन
हेडक्वार्टर से जो है उसका पास बकायदा फौज जारी करती है अगर किसी ने तफरी करने भी वहां पे जाना हो। एक मिनट, आप ये जी कह रहे हैं जहां पे ये इंसिडेंट हुआ उसके चारों तरफ जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान की फौज का है? बिल्कुल, हनाउड़ा मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल फौज के ये जो है छावनी के नजदीक है। और आपकी स्पिन कारेज जो है वो भी आर्मी के अंडर है नजदीक। और हन्ना झील जो है वहां पे भी आर्मी होती है। और आपने अगर हन्ना उड़क से ऊपर जो वली तंगी डैम है वहां पे तफरी के लिए भी जाना है तो स्टेशन हेडक्वार्टर फौज का जो है उधर से आपको बकायदा जो है वो पास बनाना पड़ता है। तो ये इर्द गिर्द तमाम जो है ये आपकी आर्मी के पहाड़ों पर लोग मौजूद हैं। तो किस तरह हो सकता है जरगून जो है वो भी पहाड़ी इलाका वो है जो जियारत से मुंसला हो कहता है जहां पे जुनिपर के दरख्त हैं। हम बहुत दफा वहां पे जरगून में पिकनिक मनाने भी गए हुए हैं। वहां पे जो है कोयले की कानें भी हैं। दुम्मड़ काकड़ ट्राइब का जो जिली शाख है दुम्मड़ वहां पे वो आबाद है। और यहाँ पर जो है हनाउड़क में यासीन जई और संजर यासीन जई आबाद हैं ट्राइब ज्यादातर। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह हो सकता है कि कहां से कोई ये आ गए कह रहे हैं टीटीपी है, कोई कह रहा है कि वो जो है उर्दू मिली के अफगानिस्तान के जो कमांडर्स हैं वो आ गए। तो इनको कौन रास्ता देता है, इनको खुराक कौन देता है, इनको असला कौन देता है? तो ये तो मजाक हो रहा है बिल्कुल। और वहां के जितने भी कबायली अमायदीन हैं, नौजवान हैं, उनको सबको पता है कि ये जो है इनको कौन ये काले शीशे दे रहा है, कौन इनको असले की राहदारियां दे रहा है। तो वो तो वहां पे खुल्लम खुल्ला अवाम कह रही है कि आप ये अभी इल्जाम लगाना छोड़ दो कि ये बीएलए है या टीटीपी है। ये आपके अपने लाए हुए लोग हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं हम सबको पता है कि मादरियात हैं बलूचिस्तान के अंदर। और इसके साथ साथ जो क्वेटा के इर्द गिर्द की जमीन है वो कीमती जमीन है, डीएचए का प्लान और दूसरे प्लान। तो ये बेचारे शरीफ लोग, हम सब बचपन से जुमे के दिन, इतवार के दिन, ये हनाउड़क जो वैली है, ठंडा पानी आता है, इन बागात में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। तो वो शरीफ लोग हैं, उनका जो है गुजर बसर इन्हीं बागात के जरिए होता है या वो कुछ सरकारी नौकरियों में। तो अब उन लोगों पर जिस तरह ये हमला हुआ है किली बबरी से आगे जाते हुए, और उन्होंने खुद मुकाबला किया, आप सोचे। और उनके पास वो इस तरह के भी लोग नहीं है कि असला रखने वाले लोग हों, वो आम बागात संभालने वाले लोग थे। उन्होंने अपना दिफा खुद किया और कोई वहां पे लिविज नहीं आई। ये आप बता दें कि देखें। छोटी छोटी बंदूक तो सबके पास होती है, पिस्टल जी होता है, हाँ, छोटी बिल्कुल। बंदूक होती है। अब ये क्लाशनकोफ हो जाती है या वो 223 बोर या 222 बोर, वो नॉर्मली लोग घरों में रखते हैं, लेकिन वो जी हाँ, दहशतगर्दों से लड़ने वाले वेपन नहीं है। मेरा मेरा जो बिल्कुल। सवाल है आपसे वो ये है कि यहाँ पे अगर कुमक भेजी जाए या पीछे से हथियार और सप्लाई लानी हो, तो कितना टाइम मैक्सिमम लगना चाहिए कि इमदाद पहुंच जाए पुलिस के पास? भाई अगर ये चाहें, इनके पास हेलीकॉप्टर हैं इमरान भाई, वो तो नहीं नहीं, इनके बाई पास रोड जो भी है। है, अगर अगर ये जी बाई हाँ, रोड भी है। मुझे तो लोग कह रहे हैं कि पैदल भी आते तो 2-2.5 किलोमीटर के ऊपर सब बैठे हुए पैदल थे, भी वो आ आते जाते। तो इन्होंने पहुंच पैदल जाना भी था। आप आते तो देखें, आधे पौने घंटे में आ जाते। देखें उन बेचारे लोगों को अगवा कर लिया, वो खुद पुलिस वाले, लिविज वाले, और उनको उसके बाद जो है वो इलाकाई नहीं लोग लेकिन वहां पे लड़ नहीं नहीं रहे हैं, नहीं, वो शहीद हो रहे एक हैं। मिनट, एक मिनट कासिम भाई, देखिए वो लड़े हैं 4-5 घंटे, जी हाँ। उन्होंने लड़ाई की है और इस बीच में वो मदद मांगते रहे। पहला सवाल जो हम इस वीलॉग में उठा रहे हैं वो ये है कि मदद कितनी देर में पहुंच सकती थी जो नहीं पहुंची? देखें ये दो जगह है, एक हनौड़ा का वाकया है, एक जियारत का वाकया है। जियारत का वाकया जो है वो कच्छ मंगी डैम के पास जो वाटर टैंक्स बने हुए थे वहां पे जो इन्होंने लोगों को भेजा। और उनके पास जो है वो सिर्फ दो दो मैगजीन थे, 30-30 गोलियां या 60-60 गोलियां। वो बेचारे जो 30-35 लोग जो गए हुए थे, वो तो फोन पे भी कहते रहे अपने लोगों को कि खुदा के लिए हमें कोमक भेजो जियारत वाले, और हमारी गोलियां खत्म हो गई हैं। तो वहां पर आप सोचें जो एसपी जियारत है उसने फोर्स नहीं भेजी, वहां पे लिविज वालों ने नहीं भेजी, एफसी वालों ने नहीं भेजी, वहां पे जो यानी डीसी आधे था, घंटे में वहां एसी पे था, फोर्स आ सकती थी, अगर वो चाहते तो आधे घंटे में आ बिल्कुल जाती। फोर्स आ सकती थी। और इलाकाई ये लोग वहां हनाउड़क पे में खड़े तो रहे। फौज बैठी वहां पे हुई है, फोर्सेस वहीं पे है सारी। देखें वहां पे बैठी हुई है, वहां पे जो जियारत का जो एसपी था उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी में आया। लोगों ने कहा कि आगे जाओ, उसके ड्राइवर ने इनकार कर दिया। इलाकाई लोगों ने कहा हम गाड़ी चलाते हैं, कहते नहीं तुम्हारी वर्दी नहीं है, तुम्हें आगे नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि वो कह रहे थे या तो हम खुद जाके असला देते हैं, गोलियां देते हैं, अपने लोगों को निकालते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं निकाला, वो बेचारे वहीं पे रह गए।
और लाशें उनकी आपने देखी कि किस तरह वो कह रहे हैं कि 70-70 हजार रुपए में, वरना हम ये लाशें दे देंगे, ये लाशें अपनी उठा के ले जाओ। वो लाशें तक ये उठाने नहीं गई फोर्सेस। ये आपके जो कहाँ गई हुकूमत? एक मिनट यहाँ कासिम भाई, यहाँ रुकिएगा। देखिए, अभी हम बात ये कर रहे हैं कि मदद चारों तरफ मौजूद थी, जी हथियार भी हाँ, चारों तरफ थे, फोर्सेस भी चारों तरफ थी, वो नहीं आई। जी साबिर हाँ, भाई, ये कोई ऑर्डर कोई बहुत ऊपर से तो नहीं लेना पड़ता। जब आप बलूचिस्तान जैसी जगह पे हैं, जहां आपको पता है कि जंग लगी हुई है, पूरे पूरे शहरों पे किसी वक्त भी आकर कब्जा हो जाता है और किसी वक्त भी कहीं पे दहशतगर्दी का वाकया हो जाता है, तो ऐसे रीजन्स के अंदर बकायदा एसओपीज पहले से बना दिए जाते हैं और सबको पता होता है कि इस कंडीशन में किस तरह का रिस्पॉन्स करना है, किसने करना है, आगे किसने बढ़ना है, इजाफी फोर्स कहां पे मौजूद है, और अगर किसी जगह जरूरत पड़ी तो किस जगह से मूवमेंट होगी। तो साबिर भाई, ये तो एसओपी जो हमें पता है वो तो बने हुए होते हैं। तो ये क्या पॉसिबल है कि कोई कोऑर्डिनेशन का गैप हो गया हो या कोई टेक्निकल रीजन हो कि ये फोर्सेस ना निकल के पहुंच सकी हो? कुछ समझ आती है आपको? मैं आपको बताऊं, इमरान भाई एंड कासिम भाई, जी मेरी बात हुई एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में तैनात हैं, और भी बहुत हैं। एक से बात हुई और उनसे मैंने समझने की कोशिश की, एक दो और जरियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में, वो ये है कि बलूचिस्तान अमलन रेट ऑफ द स्टेट और रेट ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है। और बलूचिस्तान में सूरत हाल ये कि सिर्फ कंटोनमेंट एरियाज, कैंट एरियाज, जहाँ पे सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी होती है, वो इलाके महफूज हैं, और वो भी सिक्योरिटी के साथ, आउटसाइड सिक्योरिटी और अंदर वो महफूज है। इसी तरीके से पिछले दिनों एक पुलिस अफसर को गालिबन डीपीओ था, उनको बाकायदा तौर पे धमकी मौसूल हुई। वो वहाँ पे ड्यूटी छोड़ के आ गया और आके आराम से कैंट में बैठ गया, और उसने कहा जी कि ये है सूरत हाल, या तो फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए, और वरना मेरी वापस जाने की कोई सूरत हाल नहीं है। फिर वहाँ पे जो स्टाफ है, लोअर स्टाफ, और जो एसएचओ, डीएसपी, वो सारे मुकामी हैं। और फिर यह कि जो स्टाफ काम करता है, उन्होंने भी कहा हुआ है कि देखिए, हमारे तो बच्चे इधर हैं, हमने रहना इधर है, तो हम इस तरीके से बंदूक नहीं उठा सकते, ये काम आपका है, और अगर हमला होता है तो ये आपने संभालना है, यानी कि फोर्सेस ने संभालना है। अब इस वाक्य पे आते हैं। अब जो एसओपीज हैं जो आप बात कर रहे हैं, एक है एसओपीज नॉर्मल। जो इस वक्त एसओपीज हैं वो ये हैं कि अगर कोई हमला हो जाए तो वहां नहीं जाया जाता, वहां नहीं जाया जाता, क्योंकि नहीं, जिन पे हुआ हमला ये, हो गया वो क्या करेंगे? मैं बताता हूं आपको, क्योंकि नहीं, वो अब कहते हैं साबिर भाई, एक सेकंड, फर्ज करें कि किसी फौज के कॉन्वॉय पे हमला हो जाता है, पास ही बहुत सारी पुलिस मौजूद है, तो क्या पुलिस भी नहीं जाएगी? नहीं, मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, वो उस वक्त वहां पे फोर्सेस गई हैं जब वहां पे वो जा कूच चुके कर थे। गए थे। ट्रेन खाली कर गए थे। ठीक है, कूच कर गए थे, उनकी मौजूदगी में नहीं जाते। उन्होंने एक मिसाल दी, मैं आपको क्योंकि यही सवाल मैंने उनसे पूछे। उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि देखें, हुआ ये कि पहले हम चले जाते थे, फौरन रिएक्ट करते थे और फौरन मूव करते थे। तो दरमियान में कोई 3-4 इंसिडेंट हुए कि उन्होंने जाने वाले रास्तों पे बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, तो वो हो गया। या एक और दरमियान में उन्होंने अपना एक रखा होता था एम्बुश, दरमियान में कर दिया उस पार्टी पे, उस फोर्स पे। तो अब ये है कि अगर हमला हो गया खुदा ना खास्ता, तो ऐसी सूरत में वो कहते हैं कि हम नहीं जाते, और जब तक के हमें ह्यूमन सोर्स से, ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये पता ना चल जाए कि अब वहां पे उनका जोर टूट गया है। ये मैं आपको या बिल्कुल जोर टूट जाए या मामला ठंडा हो जाए। जी, ये मामला ठंडा हो जाए, क्योंकि ये मैं वो गुफ्तगू बता रहा हूं जो मेरी उनसे हुई, उसमें कोई इजाफा कमी बेशी मैं नहीं कर रहा। तो साबिर भाई, रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ है फिर? रियासत किधर है? मैं आपको बिल्कुल थोड़ा नहीं सा, है, इमरान भाई जी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आप नहीं है। दोनों के सामने एक सिनेरियो रखता हूं। जी जी एक अमेरिका का पायलट गिरता है ईरान में,
और उसके बाद वो दुनिया का मुश्किल तरीन ऑपरेशन करते हैं कि हमने अपना पायलट निकालना है। वहां उनके हेलीकॉप्टर तबाह होते हैं, उनके जहाज तबाह होते हैं, और वो अरबों पाकिस्तानी रुपए में लगाए तो वो अरबों रुपए, बल्कि इससे भी ज्यादा। वो इतना महंगा तरीन एक ऑपरेशन करते हैं, पूरा व्हाइट हाउस जाग रहा है उस वक्त, और वो ईरान से अपना एक आदमी निकाल कर लेकर जाते हैं। अब इसके ऊपर वो कल फिल्में भी बनाएंगे, जी हॉलीवुड हाँ। इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू कर चुका है, उसकी स्क्रिप्टिंग हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका का एक आदमी गिरता है और उसके बाद क्या होता है वो पूरी दुनिया देखती है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट सोता नहीं है, वो सारे जाग रहे होते हैं और लगातार उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अमेरिकन फोर्सेस को व्हाइट हाउस के अंदर जो लोग कमांड कर रहे हैं उन्हें कहना पड़ता है कि कुछ देर के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इस कमरे में आने से रोकें, उसके आने से टेंशन होती है। तो आप अंदाजा करें कि वो अपने एक आदमी को निकालने के लिए कितनी फोर्सेस को एंगेज करते हैं और कितना खतरनाक ऑपरेशन करते हैं। और हमें पता है कि हमारे 35 लोग 30 लोग वहां पे महसूर हो गए हैं, उनका असला खत्म हो रहा है, और आप जी। साबर में बता रहे हैं कि एसओपी बन गया कि जाना ही नहीं है पीछे। देखें, आपको मैं बताऊं, हम तो वो मुल्क हैं जो डोनाल्ड लू उनका एक असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी जो है, उसके कहने पर हमारी जो है वो रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया और जनरल बाजवा ने हमारी चलती हुई हुकूमत को फारिग कर दिया। इमरान खान साहब जो है वो जेल में है, हम सब देख रहे हैं। तो जो मसला है ना इमरान भाई बलूचिस्तान का, देखें बलूचिस्तान में तो अमलन जो है वो इस टाइम हुकूमत की रेट नहीं है। 15 से 20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे रोजाना वाकयात होते हैं, और कोयटा शहर जो कैपिटल है उसके सिविल अस्पताल तक बीएलए के लोग आ चुके हैं, रेड जोन के अंदर आ चुके हैं। तो वहां पर जो है अमलन जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो आपके प्रोफेसर हो जाए, लेक्चरर्स हो जाए, आपके टीचर्स हो जाए, आपका हेल्थ ऑफिसर हो जाए, आपका जो है वो एजुकेशन अफसर हो जाए, जंगलात का ज़राअत के लोग, उन जाते ही नहीं है उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वो नौकरियां नहीं करते हैं, वो कहते हैं हमने वहां पे पोस्टिंग ही नहीं लेनी। वहां पर आप देखें थानों को जला दिया जाता है, पूरे चागी शहर को कब्जे में ले लिया गया, आपने देखा वहां पे थाने बकायदा जाके उड़ा देते हैं। आप देखें अभी कलात के अंदर जो है वो मसनून में नोशकी के अंदर बकायदा पुलिस की गाड़ी के अंदर बीएलए के लोग बैठ के जा रहे हैं और वहां पे उनको जो है लोग तालियां बजा रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं। तो शाही पूरा बलूचिस्तान में उनके जो कंट्रोल में रहा कई बलोच घंटों बेल्ट तक। है, आप देखें जो मक्सियों का इलाका है वहां तक ये फैल चुकी है सोरेश। और अब अमलन तौर पर कोयटा से कराची रूट के ऊपर आप गाड़ी नहीं जा सकते हैं, सुराब पे वो आ जाते हैं, मसूम के अंदर लोगों को मार के चले जाते हैं, कलात के अंदर मार के चले जाते हैं, जहरी में लोगों को मार के चले जाते हैं, हब में, बेला में। तो ये तो पूरा जो रूट है, आप वहां पे ट्रक ड्राइवर, मुसाफिर गाड़ियों में जा नहीं सकते हैं, ट्रकों को जलाया जा रहा है, उसके अंदर सामान लदा होता है ताजरों असीम का, भाई, ये कोई एक उनको ग्रुप जला है? दिया ये जाता ये है। जो कुछ हो रहा है, क्या जी ये हाँ। कोई एक ग्रुप है? क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें तो 1 दर्जन से ज्यादा ग्रुप है इस वक्त, नहीं नहीं, ये और बहुत से अलग अलग ग्रुप हैं, प्रॉक्सीज देखिए अब तैयार तो कर दी पता गई। ही नहीं चल रहा कि कौन किसको मार रहा है, ना मालूम। पहले ये सोरिश जो थी वो बलोच बेल्ट में थी, अब तो पश्तून बेल्ट में फैल गई है। किला अब्दुल्ला में लोगों को मार दिया जाता है, लोग आते हैं मार रहे हैं, गुलिस्तान में मार रहे हैं। अब यही वाकया देखें, आपका एक हफ्ता पहले ये जो वाकया हुआ है हन्नाउड़ा का, उससे एक हफ्ता पहले भी किली बबरी के पास जो है वो दहशतगर्द आए थे, उन्होंने मुकाबला किया, एहतजाज किया, कहा फौज को, पुलिस को, लिविस को कि यहाँ पे जो है वो पैरादारी कीजिए, कुछ नहीं हुआ। अब आप देखें कि जो इनके 11 लोग अगवा हो गए थे, इसके अंदर हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अमायदीन को, अपने उलमा को भेजा है और वहां पे जो जरगून में जो दुमड़ ट्राइब थे उनके साथ मिलकर इनको बाजियाब कराया लोगों को। तो आप सोचें, और जो जियारत में जो लोग बेचारे अगवा हो गए थे उनकी तो लाशें आई हैं, और लाशें कोई सुजुकी में ला रहा है, आप देखें एम्बुलेंस तक नहीं है, और ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की से जो है वो खौफजदा हो के हिंदुस्तान जो है ना वो कर रहा है। एक तो सबर में इनको बीएलए शर्म है, नहीं आती। एक तो बीएलए है, एक जी हाँ। टीटीपी है, एक अफगान फोर्सेस का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ते थे। बाद में जी जब हाँ। तालिबान ने कंट्रोल कर लिया तो वो बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ गए। ये अब इमरान वो भाई अमेरिका ये के खुद लाए वफादार थे थे तो दो, उनको भी। ये जी उर्दू जी। मिली के जो कमांडर थे, जो पुरानी अच्छा, अफगान आप इसको क्या फौज के बोलते जो हैं वहां पे? कमांडर थे। हम इसको अफगान फोर्सेस कहते हैं। जी हाँ, अफगान फोर्सेज जो भी ये लेके आए हैं कमांडर्स, और उनको टीटीपी का नाम दे रहे हैं, उनको खुद इन्होंने पनाह दी है, उनको काले शीशे, गाड़ियां, असले की राहदारियां, ये कौन उनको लेके आ रहा है? ये तो देखिए, कहते हैं 2 टीटीपी साल से वहां पे सरगर्म अफगानिस्तान हो का गई बॉर्डर है, बंद है। वहां पे बीएलए सरगर्म हो गया, वहां पे डेथ स्क्वाड्स बन गए हैं, बहुत सारे स्मगलर जो हैं उनको बिल्कुल। दोबारा से मुतहर्रिक किया गया है, जिन लोगों के सरों के ऊपर इनाम थे वो लोग दंदनाते फिर रहे हैं,
और अफगान फोर्सेस भी हैं। अब इतने अभी सारे ग्रुप्स आ गए हैं, इतने सारे ग्रुप्स आ गए हैं, और कोई समझ नहीं आ रही कि कोई किसके ऊपर कहां से अटैक कर रहा है। अब कोई खुरासान वाले बता रहे हैं वो भी है, कोई दाइश है वो भी है, कोई आईएस वाले हैं वो भी है। तो साबिर भाई ये इतने सारे ग्रुप्स हो गए हैं, इतने सारे ग्रुप्स हो गए हैं, तो रियासत इनको कैसे कंट्रोल करेगी? अगर हम ये प्रॉक्सीज प्रॉक्सीज खेलते रहेंगे तो ये आग तो लगी रहेगी, बुझेगी नहीं। बिल्कुल, ये कभी नहीं बुझेगी। मैं आपको बताऊं कि अगर हमारी फोर्सेस चाहें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कंट्रोल किया जा सकता है। एक कॉर्नर से शुरू हो, दूसरे कॉर्नर से शुरू हो सकता है और ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने खैबर पख्तूनख्वा का पूरा एरिया इसी तरीके से क्लियर कर चुके हैं हम। इस वक्त जो सिचुएशन है बलूचिस्तान की, वो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे सवात के मामलात में सवात तक और फिर एबटाबाद तक और इस्लामाबाद तक आ गई थी मुल्ला फजलुल्लाह और ये सारे टीटीपी वाले। अगर आप रिकॉल करें उस सिनारियो को, तो अब कोयटा तक पहुंच गए हैं। अब वही बात है कि शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। कासिम सूरी भाई जो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, इसी तरीके से मैं मेरे जहन में भी कि अगर हम बहुत अच्छे ऑपरेशन कर सकते हैं, अगर हम कोलैबोरेशन नेटवर्क पकड़ सकते हैं जो कि 2 मुल्कों पे काम कर रहा था और हमने बड़े अच्छे तरीके से वो पकड़ा था, तो कोई मुश्किल नहीं है। हम स्वात ऑपरेशन कामयाबी से कर सकते हैं और सारा इलाका क्लियर करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ज़ीरो पे आ गई थी। हमारी सारी जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो, और पाकिस्तान रोल मॉडल के तौर पे सामने आया था कि उन्होंने सारा काम कर दिया। लेकिन लेकिन साबिर भाई उसमें एक चीज ध्यान में एक रखिएगा एक कि चीज़ उस वक्त जो हुकूमत बनाई गई थी वो वोटों से बनी हुई थी, वो और अब आते हैं, लोग उसी पे रियासत के आता हूँ। साथ खड़े हुए थे इदारों के। उसी पे आते हैं। अब मामला ये है कि ये सारे का सारा चीज़ें शुरू हुई हैं 2022 से, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, और ये लड़ाई भी इसी इशू पे हुई थी, इसी इशू पे। अब अगर आप इमरान खान की उस बात को, जनरल बाजवा और इमरान खान जब आमने सामने हो गए कि मैंने अपना DGISI लेके आना है, तो उन्होंने कहा था नवंबर तक रुक जाएं, ये ट्रांजिशन हो जाने दें, उसके बाद ये कर लेना। जी हाँ। लेकिन उनके दिमाग में कुछ और था, उनकी प्लानिंग कुछ और थी, वो हो गया। उसके बाद से लेके अब तक, 22 से लेके अब तक हर साल नंबर इंक्रीज हो रहा है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, अफसर, पुलिस, FC, रेंजर, इनकी शहादतों की तादाद दुनिया भर का जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उससे कहीं ज्यादा है हमारे फोर्सेस के शहीदों की। अब 22, फिर 23 का नंबर ले लें, 24 का ले लें, 25 का लें, 26 का नंबर उससे भी ऊपर होगा, क्योंकि अब जी तो साबिर भाई 42। ये नंबर है मेरे पास, अगर आप इजाजत दें तो ये नंबर मैं जी आपके सामने रख देता हूं, ताकि लोग एक दफा, जी हाँ। क्योंकि हम जबानी कलामी बात नहीं कर रहे, नंबर मैं आपके सामने रखता हूं। 2018 में 158 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए पूरे पाकिस्तान में, 2019 में 137, 2020 में 178, 2021 में 226। मजमूई तौर पे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 699 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। अब ये जो रिपोर्ट है ये कोई मेरी लिखी हुई नहीं है, ये रिपोर्ट है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट है। उसके बाद जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में किया जाता है। फिर 2022 में ये तादाद एकदम बढ़ती है, 379 हो जाती है, और फिर 2023 के अंदर ये तादाद 520 हो जाती है, और 2024 में ये तादाद 754 हो जाती है, 2025 में ये तादाद 664 हो जाती है, और अब 2026 के अंदर जितने लोग पिछले साल मारे गए थे उतने लोग तो अभी मारे गए या उससे ज्यादा मारे गए। तो मेरा सवाल ये है कि जो आलमी सतह पे डाटा मुरतब किया जाता है वो डाटा ये बता रहा है कि पाकिस्तान इस रीजन का दहशतगर्दी से मुतासरा सबसे खौफनाक मुल्क है।